चलो भाई, एक बार हम फिर से वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। हम क्या स्टडी कर रहे थे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। हम फ्रिक्शन स्टडी कर रहे थे और हमने देखा था फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है वो हमारे रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर चलने नहीं देती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर रफ सरफेस पे चल रहे हैं और सरफेस बहुत ही ज्यादा रफ है, हमें दिक्कत होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, उसमें से आवाज आती है रगड़ वाली, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट। हमने फ्रिक्शन देखा था कि जब तक बॉडी स्टॉप है, रुकी हुई है, मैं अलमीरा को खींच रहा था, अलमीरा नहीं आ रहा था, जिद कर रहा था, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब हमने उसको और जोर से खींचा, जब वो चलने लगा, फिर भी वो हमें कहीं ना कहीं अपोज कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, राइट। वेरी गुड। फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमने जनरल देखा था, म्यू टाइम्स एन। म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन मतलब क्या होता है भाई? बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज कैपिटल एन? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, करेक्ट। फिर इसके बेस पर हमने कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे फ्रिक्शन की फोर्स मैंने आपको बोला था इंस्टेंटेनियस होती है या सेल्फ एडजस्टिंग जिसको बोल सकते हैं। हमेशा एफ इक्वल टू म्यू एन से वैल्यू करेक्ट आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम बॉडी को खींचते हैं और वो नहीं आ रही है, इसका मतलब वो हमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दे रही है। आई एम पुलिंग इट अ 10 न्यूटन, बॉडी इज ऑल्सो पुलिंग मी विद अ 10 न्यूटन, कैंसल आउट। मैं 20 से खींचूंगा, बॉडी 20 से खींचेगा, कैंसल आउट। मैं 30 से, बॉडी 30 से, कैंसल आउट। कब तक? जब तक उसकी लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ जाती है। कौन सी वैल्यू नहीं आ जाती भैया? लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखा था ना हमने, स्टैटिक की जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है? द बाउंड्री ऑफ स्टैटिक इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उनको ब्लॉक ऑन ब्लॉक भी बोला जाता है। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, उनका मोशन कैसे होता है। हालांकि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम भी एक बॉडी का दूसरे बॉडी पर ही स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चल रहे हैं तो हम चल रहे किस चीज पर है? विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। सरफेस नहीं होगा तो हम चल पाएंगे क्या? ब्लॉक को हम टेबल पे स्लाइड करते हैं। टेबल क्या है? वन बॉडी। ऑब्जेक्ट, ब्लॉक क्या है? सेकंड बॉडी। समझ रहे बात को? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ दो ब्लॉक रहेंगे तो हो सकता है दोनों भी मोशन में हो, या हो सकता है एक मोशन में एक स्टेशनरी हो, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे फ्रिक्शन में ही, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, कोई नया टॉपिक नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक। देखो देखो देखो, मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो, मान लो, क्या मान लो, हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। हमने एक बड़ा सा ब्लॉक लिया, ठीक है, बड़ा सा ब्लॉक लिया। इस ब्लॉक को, ठीक है, इस ब्लॉक को बी नाम दे देते हैं और इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखते हैं, उसको ए नाम दे देंगे, चलेगा? ये ए और बी में मुझे मजा नहीं आता है, लेकिन पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा दो, फिर वैल्यूज के साथ मजा आएगा। ध्यान से सुनना, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है। ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है। कितना फ्रिक्शन है ए और बी के बीच में? म्यू का वैल्यू है मान लो 0.4। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.4, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अभी ये रखे हुए हैं, हम अप्लाइंग फोर्स कैपिटल एफ। मैं बी पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, मैं बी पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, कैपिटल एफ, ठीक है। या अभी ये वैल्यू नहीं लेते हम, अभी वैल्यू नहीं लेते हम, उसको म्यू रहने देते, कैपिटल एफ। जैसे मैं इसको फोर्स अप्लाई करता हूँ,
तो नो डाउट मोशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों स्टार्ट होगा? नीचे देखो क्या लिखा है, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस कोई भी तरह का अपोजिशन नहीं देता है और थोड़ा भी फोर्स लगाने पर क्या हो जाएगा? ब्लॉक बी चलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा सवाल ये है, ओनली ब्लॉक बी चलेगा या बी और दो ए और दोनों चलेंगे? कमेंट इज ओनली ब्लॉक बी विल मूव या ए और बी दोनों चलेगी? सोचो सोचो सोचो। सोचो सोचो सोचो। इंटरेस्टिंग चीज है। आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन बी और सवाल ये है कि ए चलेगा, बी चलेगा या दोनों चलेंगे? बोलो भाई, बाकी लोग भी रिप्लाई करो फटाफट। अच्छा, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं सर दोनों चलेंगे। ध्यान से सुनो, बी और सरफेस के बीच में, वेरी गुड आयुष ने करेक्ट जवाब दिया है, समझा रहा हूँ, वेरी गुड बेटा। बी और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन है, म्यू म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ध्यान से सुनो, इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमारे पास में लाइब्रेरी होती है ना, हमारे घर की छोटी मोटी लाइब्रेरी, मतलब जहाँ बुक्स रखे होते हैं, शेल्फ जिसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर मान लो मैथ का बुक, उसके नीचे केमिस्ट्री का, फिर इंग्लिश का, फिर और किसका, फिर लास्ट में फिजिक्स का बुक, ऐसे होता है ना, शेल्फ में रखा हुआ है अपना बुक, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें कोई बीच की बुक निकालनी है, बीच में कोई तो भी बुक है, ऊपर से भी 4-5 बुक रखी है, नीचे से भी 4-5 बुक रखी है, तुम बीच वाले बुक को खींच रहे हो, खींच रहे हो, टेल मी, अकेला बुक आराम से आ जाएगा कि 2-3 बुक को साथ में लेके आता है? कमेंट। सिंगल बुक आएगा कि मल्टीपल बुक आ जाती है साथ में? शेल्फ में बुक रखा है और हम उसको बीच वाले बुक को खींच रहे हैं, तो तुम्हें पता है लॉकडाउन के कारण अगर तुमने ज्यादा दिन पढ़ाई नहीं की होगी तो उन बुक्स पे धूल बैठ गई होगी, मिट्टी बैठ गई होगी, और आपस में रस्ट हो गया होगा, रस्ट जिसको बोलेंगे हम, डस्ट बैठ गया होगा आपस में, फ्रिक्शन बढ़ गया होगा। अगर वही बुक्स को तुम 6 महीना साल भर स्टडी नहीं करोगे तो वो तो 4-5 बुक लेकर आ जाएगी साथ में। फील करो, प्रैक्टिकली खींच रहे हैं उसको और बुक्स आ जा रही है साथ में। और अगर तुम डेली स्टडी कर रहे हो, एक बुक निकालने पर सिंगल ही बुक आएगी। गॉट दी कॉन्सेप्ट? तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब मैं शेल्फ से ऐसा बुक खींचता हूँ तो वो बुक अकेला नहीं आता है, अपने नीचे वाली या अपने ऊपर वाली बुक को साथ लेकर आता है। लेकिन क्या वो पूरा दूर तक साथ लेकर आता है कि थोड़े दूर तक साथ लाता है? फील करो बस। जब हम बुक खींचते हैं, हम बुक खींच रहे हैं, तो थोड़े दूर तक क्या होता है, थोड़े दूर तक क्या होता है, दोनों बुक साथ में आती है, दोनों बुक साथ में आती है, नीचे वाला बुक भी और ऊपर वाला बुक भी। और जब हम पूरा खींच लेते हैं तो क्या होगा, हमारा जो बुक है वो हमारे हाथ में आ जाता है और आजू बाजू वाला बुक नीचे गिर जाता है। क्या ये तुम्हारे साथ भी हुआ है? बोलो हाँ या ना। थोड़े दूर तक दोनों साथ चले और थोड़े समय के बाद में एक हमारा जो ओरिजिनल बुक था वो हमारे हाथ में आ गया है और दूसरा बुक गिर गया है। ठीक है भाई, अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि जब मैं बी को खींचूंगा, जब मैं बी को खींचूंगा, वेरी गुड श्रवण, जब मैं बी को खींचूंगा तो ए और बी के बीच में फ्रिक्शन होने के कारण, वो दोनों बुक्स के बीच में रस्ट या डस्ट होने के कारण वो थोड़े दूर तक तो साथ में आएंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक तो वो साथ में आएंगे, उसके बाद में वो अलग अलग हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तुम्हें? बस यही समझने वाला था, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे धीरे धीरे खींचोगे ना तो दोनों साथ में आते हैं, सडनली एक बुक को तुमने खींच लिया तो वो अकेली आ जाती है बुक साथ में। क्लियर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ व्हेन, व्हेन हमारी जो अप्लाइड फोर्स है, ये वाली फोर्स,
जब तक वो इन दोनों के फ्रिक्शन से कम रहेगी, जब तक वो इन दोनों के फ्रिक्शन से कम रहेगी या इक्वल रहेगी, ठीक है, तब तक वो दोनों साथ साथ चलेंगे। व्हेन एफ इज लेस देन और इक्वल टू एफ एल, ये एफ एल किन के बीच का है, ए और बी के बीच का, कमा बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। ये थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए लिखा रहा हूं मैं। जब तक इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू इसके इक्वल या उससे कम है, तब तक वो साथ में चलेंगे। और जिस दिन ये फोर्स बड़ा हो जाएगा, सडन आ जाएगा, बाद में वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। विल मूव टुगेदर विथ विथ कॉमन एक्सेलरेशन, विथ कॉमन एक्सेलरेशन, जिसको हम सेम एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो बोलो भैया, तो बोलो भैया, जब ये मूव होने लगे एज ए सिंगल सिस्टम, तो इन पे एक्सेलरेशन कितना लगेगा, तो इन पे एक्सेलरेशन लगेगा a इज इक्वल टू, क्या होता है एक्सेलरेशन, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। नेट फोर्स दिख रहा है ना, सिंगल एक ही फोर्स है। किसी के मन में ये सवाल तो नहीं आ रहा ना सर, फ्रिक्शन का भी फोर्स लो। अरे फ्रिक्शन का पेयर हमेशा पेयर में होता है ना, इक्वल एंड अपोजिट। जैसे केबल में बनने वाली टेंशन इक्वल एंड अपोजिट हुआ करती थी। तो सिस्टम ये एक ही है, सिस्टम एज ए सिस्टम एक ही है, ब्लॉक अलग अलग है। तो ओनली कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय दोनों का मास। तो एक का मास है मान लो एम ए और दूसरे का मास है एम बी। क्या तुम्हें यह बात समझ आई, बोलो जल्दी जल्दी। ऐसा हम केबल में भी कर चुके हैं, पुली वाले प्रॉब्लम में। ए इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। ये सिस्टम का एक्सेलरेशन है, सिस्टम का। आ रही बात समझ में। जैसे ही मैंने तुम्हें ब्लॉक ब्लॉक कंटिन्यू ब्लॉक वाले प्रॉब्लम सिखाए थे, तो ए का फॉर्मूला जब लगा रहे थे तो टेंशन नहीं लिया था तुमने, टेंशन कैलकुलेट नहीं किया था। ये देखो, यह देखो, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, के बाजू में तीसरा ब्लॉक, और इधर मैं एफ लगाता था। ए का फॉर्मूला क्या आता था बोलो, कैपिटल एफ अपॉन m1 m2 m3। क्या उस समय ये टेंशन काउंट करते हैं, नहीं, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। समझ रहे हो बात को। एक्सेलरेशन निकालते समय टेंशन या फ्रिक्शन की फोर्स काउंट नहीं करेंगे। वजह यह है कि वो इक्वल एंड अपोजिट पेयर की होगी। फील करो इस बात को। देखो, ए बी पे लगाएगा, बी ए पे लगाएगा, तभी तो बॉन्डिंग है ना दोनों के बीच में। अरे इट इज जस्ट लाइक तुम फेविकॉल जब चिपकाते हो एक बॉडी को दूसरे बॉडी से, तो दोनों का एक साथ में चिपकना जरूरी है ना बॉडीज का, वरना फ्रिक्शन का मतलब थोड़ी होगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट। बहुत। तो चलो, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ से ए कैलकुलेट हो जाएगा। इसको हम कॉमन एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, या हम इसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर मैक्सिमम शब्द क्यों लगाया। अरे प्यारे बच्चों, ये वो एक्सेलरेशन है जब तक दोनों बुक साथ आ रही थी, मैं शेल्फ से निकाल रहा था, दोनों बुक साथ आ रही थी। इससे ज्यादा अगर जोर से खींचूंगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगी, एक बुक वहीं स्लो गिर जाएगी और एक बुक साथ में आ जाएगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक दोनों साथ साथ चल सकते हैं। क्या तुम्हें ये बात क्लियर हुई। बोलो भाई, अरे क्लियर विद दिस कॉमन एक्सेलरेशन। ओके चलो, अब हम फ्रिक्शन की फोर्स निकालने जा रहे हैं। तो फ्रिक्शन की फोर्स किसी भी एक बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम से निकल जाएगी। किसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं, ऊपर वाले का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, ए का। तो देखो देखो देखो, मैं ए का एफबीडी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मुझे बताओ, ए को हम चला रहे हैं कि फ्रिक्शन चला रही है।
ए को हम चला रहे हैं कि फ्रिक्शन चला रही है? देखो भाई, तुम खुद आंसर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम भूलोगे नहीं उस चीज को। मेरा बताया समझ आ जाएगा, बट उसकी वैलिडिटी कम रहेगी एज कम्पेयर टू योर लॉजिक। हम किसको चला रहे हैं? हम तो भाई बी को चला रहे हैं। तो ए को कौन चला रहा है? ए को ए और बी के बीच का फ्रिक्शन चला रहा है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? वेरी गुड। किधर चला रहा है? सिस्टम कहाँ जा रहा है? सिस्टम राइट साइड में जा रहा है सर, राइट साइड में। इसका मतलब ए ब्लॉक को फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ खींच रही होगी? राइट हैंड साइड। विथ कितना एक्सेलरेशन? विथ कॉमन एक्सेलरेशन। क्या ये तुम्हें लॉजिक समझ आया? बोलो भाई। क्या यह फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ आया? ए ब्लॉक भी राइट में जा रहा है और वो हमारे फोर्स के कारण नहीं जा रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन के साथ? कॉमन एक्सेलरेशन के साथ। बस फिर काम खत्म। ए की तो फोर्स है यहाँ, सिंपल फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोल भैया इसका मास कितना है? एम ए है, और एक्सेलरेशन कितना है? ए है। ए का वैल्यू रख दो तो यहाँ से फ्रिक्शन का फोर्स निकल जाएगा, एम ए और फोर्स ए का वैल्यू कितना है? एफ अपॉन एम ए प्लस एम बी, एफ अपॉन एम ए प्लस एम बी। क्लियर? तो हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। पहली चीज, वी हैव कैलकुलेटेड द कॉमन एक्सेलरेशन, जहां तक वो साथ चल सकते हैं, जिसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी बोला जा सकता है। और दूसरी चीज, हमने फ्रिक्शन की फोर्स पता कर ली कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना है? एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू कैपिटल एफ। इसका मीनिंग होता है कि बी ए पर कितना फ्रिक्शन लगा रहा है एंड ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा है, इतना ही फ्रिक्शन लगा रहा है। और दोनों कैसे है? इक्वल एंड अपोजिट, तभी तो यहाँ प्लस माइनस नहीं आया है। ठीक है, जिसके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर यहाँ पे एफ आर क्यों नहीं लिया, तो ले लो वहां पे एफ आर। एक बार प्लस में लेना पड़ेगा, एक बार माइनस में लेना पड़ेगा, तो कैंसल आउट ही होने वाला। क्या तुम्हें बेसिक आइडिया आया ब्लॉक ऑन ब्लॉक का? बोलो बोलो भाई, कमेंट करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, पहले मैं बाद में आता हूँ उस टॉपिक पे। यहाँ पे फिलहाल फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू ही समझो। ठीक है, फिलहाल म्यू ही समझो। ठीक है, वो अलग अलग फ्रिक्शन जनरली जेई एडवांस में दिया जाता है। पहले हम बेसिक सीखते हैं और बाद में फिर एडवांस पे आते हैं। ठीक है भाई, देखा स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो फिर, अब मैं इसमें वैल्यूज रखने जा रहा हूँ। अब मैं इनमें वैल्यूज रखने जा रहा हूँ। अब तुम्हें और मजा आएगा, ध्यान से देखो। मान लो, क्या मान लो, ये रख कर देता हूँ मैं, ताकि डबल से नए से लिखूंगा तो आपको और समझ आएगा। देख, मान लो ये 10 kg है, ये ऊपर वाला 5 kg है, और इसको हम खींच रहे हैं 50 न्यूटन से। चलेगा? हाँ सर। और इनके बीच का जो फ्रिक्शन है 0.2 ले लेते हैं, 0.2। ठीक है, और फाइन क्या करना है? फाइन फाइन मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन अप टू विच, जहां तक बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। इस चीज को फील करो कि हम धीरे धीरे बुक्स को खींचते हैं शेल्फ से तो दोनों साथ आते हैं, और जोर से खींचेंगे तो भी साथ आएंगे, और जोर से एकदम जोर से खींच लिया तो
एक बुक हाथ आ जाएगी और एक बुक नीचे गिर जाएगी, तो कहाँ तक दोनों साथ चल सकते हैं वो एक्सेलरेशन पता करना है। एंड ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू भी पता करना है। ओके ओके सर, चलो फिर सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। पहला पहला प्रॉब्लम है, साथ चल रहे हैं, साथ चलना, साथ चलने का मतलब क्या होता है, सेम एक्सेलरेशन आया ना। जैसे ट्रेन सबको साथ लेके चलती है, हर डिब्बे पर कॉमन एक्सेलरेशन लगता है, यस और नो, वेरी गुड। वैसे ही कॉमन एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ये देखो, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन वही नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो बोलो बोलो भैया, हाँ नेट फोर्स कितना है 50 और टोटल मास कितना है 10 और 5 15। समझ गए बात को, तो 5 से कैंसिल कर दो इसको, ये वैल्यू आ जाएगा 10/3। यहाँ तक किसी के मन में शंका हो तो बोलो। बोलो भाई, एनी डाउट हियर। सिंपल, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया मैंने। फिलहाल मुझे कोई अपोज कर ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ तो 10 पे लगा रहा हूँ और 10 स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। इन दोनों के बीच का जो लड़ाई झगड़ा है वो उनका अंदरूनी मामला है, उनका इंटरनल मैटर है, वो इक्वल एंड अपोजिट है, वो हमारे एक्सेलरेशन में साथ नहीं आएगा। इट इज जस्ट लाइक कि एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से कैसा जुड़ा हुआ है, ट्रेन को उससे कोई मतलब नहीं है, ट्रेन सबको साथ लेके चल रही है, दैट्स इट। समझ गया बात को, बहुत अच्छा। अब हमें फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन दोनों के बीच का क्या चाहिए प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन। तो करेंगे एफबीजी ड्रॉ, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बोलो भैया 5 kg तो कौन चला रहा है, हम चला रहे हैं कि फ्रिक्शन चला रहा है, सर उसको तो फ्रिक्शन चला रहा है, वेरी गुड। कितने एक्सेलरेशन के साथ चला रहा है, कितने एक्सेलरेशन के साथ चला रहा है, बोलो बोलो बोलो। ए एक्सेलरेशन के साथ चला रहा है सर, यस सर नो, ए एक्सेलरेशन के साथ। तो बोलो भैया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ आर इज इक्वल्स टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ आर इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए का वैल्यू कितना है 10/3, तो इट इज 50/3 न्यूटन। कितना प्यारे बच्चों, 50/3 न्यूटन। बोलो हाँ या ना। यस सर नो, एनी डाउट हियर, एनी डाउट हियर। ठीक है, तो हम चला रहे हैं 10 kg को और फ्रिक्शन चला रहा है 5 kg को। तो हमने इधर एफबीजी ड्रॉ किया, एफ आर मतलब फ्रिक्शनल फोर्स चला रही है 5 kg को ए एक्सेलरेशन के साथ। एफ आर का वैल्यू आ गया है 5a, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ए का वैल्यू ऊपर से लाके रख दिया हमने 50/3 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैंने ए कैलकुलेट किया है बेटा, एफ आर जो अपोज कर रहा है वो मुझे अपोज कर रहा है, मेरा ब्लॉक कौन सा है 10 kg। तो जब मैं 10 kg का एफबीजी ड्रॉ करूंगा ना तो वो मुझे अपोज दिखाई देगा। देख ध्यान से, देखो ध्यान, ये देखो, ये 10 kg है, 10 kg को कौन खींच रहा है, कैपिटल एफ खींच रहा है 50 न्यूटन। देखो भाई जिनको डाउट है वो देखो इधर,
और 5 और 10 के बीच में जो फ्रिक्शन है वो हमको अपोज कर रहा है। ये तुम बोल रहे हो कि सर ये तो इधर आना चाहिए था, ये 10 kg के एफबीडी में आएगा। देखो अभी तुम्हें ये समझ आ गया होगा, इक्वल एंड अपोजिट पेयर, ये दोनों चीजें यहाँ है, ये दोनों चीजें यहाँ है, फील करो इसे। इसको तो हमने जूम करके देखा, अलग अलग एफबीडी में देखा, समझ रहे हो बात को? करेक्ट। इससे भी निकाल सकते थे हम एफ आर। ये देखो बड़ा फोर्स कौन है 50, छोटा फोर्स कौन है एफ आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 a। 10 a, ए का वैल्यू कितना है भाई 10/3 है, तो ये हो जाएगा 100/3, और बाद में इसको इधर भेजेंगे एफ आर को इधर लाएंगे, तो सेम वैल्यू आने वाला 50/3। 50/3, अरे गेटिंग दिस? तो ये और लिख देता हूँ मैं यहाँ, दोनों में से एक। यहाँ पे भी एफ आर कितना आने वाला है अभी, यहाँ पे भी एफ आर आने वाला है, कहाँ लिखूं या नीचे लिखूं, यहाँ पे भी एफ आर आने वाला है 50/3। 50/3 वन ऑफ द सेम थिंग, किसी भी एक एफबीडी से एफ आर आ जाएगा, एफ आर आ जाएगा। बोलो भाई बात क्लियर है? बात क्लियर है? टेक अ नोट ऑफ इट। तो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, फिर छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बात समझाता हूँ। देखो क्लियर है भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो प्रॉब्लम पूछा गया है, ये प्रॉब्लम एक लिमिट को लेकर पूछा गया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा उनका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है साथ चलने का। समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बुक खींचा है, दोनों बुक साथ में आ गई, मैंने थोड़ा और फोर्स लगाया फिर भी दोनों बुक साथ में आई, मैंने और थोड़ा फोर्स लगाया और बुक साथ में आई। तो कहाँ तक खेल ऐसा चल सकता है? यहाँ तक चल सकता है, 10/3 एक्सेलरेशन तक, 10/3 एक्सेलरेशन तक दोनों साथ आएंगे। उससे और ज्यादा जोर से लगाओगे, मान लो मैंने 11/3 एक्सेलरेशन लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, अब एक बुक मतलब ये वाला 10 kg आगे बढ़ जाएगा, 5 kg वहीं गिर जाएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ आ रही है? हाँ, तो मेरा बोलने का मीनिंग ये है, व्हाट आई एम टू टेल, कि ये दोनों सिस्टम साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्ट हो रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए इन दोनों का एक्सेलरेशन कैसा है, कॉमन है, कॉमन सेम है। जिस समय एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, उस समय उनका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो तुम्हें अभी जो तक सवाल आए हैं उसमें तुम्हें क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है? कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन। चलो मैं तुम्हें एक और सवाल लेता हूं, और उसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम की मेथड से समझाता हूँ। देखो अभी वाली जो मेथड लगाई थी ना, हाँ, 2 kg 4 kg 18 N क्वेश्चन दिया है, 4 kg, यहाँ है 2 kg, और इसको लग रहा है 18 N का फोर्स। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक, लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स, आगे कुछ तो भी कंडीशन देनी चाहिए बिल्कुल, as there is no slipping, as there is no slipping, slipping sir what is meant by this, इसका मीनिंग क्या होता है? नो स्लिपिंग मतलब, नो स्लिपिंग मतलब एक दूसरे पर वो स्लिप नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को खींचा दूसरा गिर गया, नहीं, दोनों ने साथ में मूव होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो स्लिपिंग?
नो स्लिपिंग का मतलब यहाँ लिखा देता हूं मैं आपको, मूव टुगेदर। नो स्लिपिंग का मतलब मूव टुगेदर। स्लिप नहीं होना मतलब साथ चलना, सिंपल सी बात। स्लिप नहीं होना एक दूसरे के ऊपर मतलब साथ चलना, समझ गया बात को। और क्या पता करना है, व्हाट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। कब कब कंडीशन है, हमेशा फ्रिक्शन एक जैसी नहीं होती है, बार बार बोल रहा हूँ। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होती है, तो फ्रिक्शन की फोर्स कब पता करनी है, जब वो दोनों स्लिप नहीं हो रहे हैं, जब तक वो दोनों स्लिप नहीं हो रहे, मतलब मूव टुगेदर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर से वही, मूव टुगेदर के लिए कौन सा एक्सेलरेशन आता है प्यारे बच्चों, बोलो बोलो बोलो। कॉमन एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला क्या है बोलो, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स है 18 न्यूटन और टोटल मास कितना है, 4 + 2 6, वैल्यू आएगा 18/6, मतलब 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कुछ लोगों ने आंसर दिया है, बहुत अच्छे, सही चल रहे हैं। ये ए का वैल्यू आ गया। अब किसका वैल्यू चाहिए, एफ आर का। ले लो किसी का भी एफबीडी, इसका एफबीडी छोटा पड़ेगा, 2 kg का एफबीडी। फिर से सवाल वही है, 2 kg को हम चला रहे हैं कि फ्रिक्शन चला रहा है, हम चला रहे हैं कि फ्रिक्शन चला रहा है, फ्रिक्शन चला रहा है, बोला है ना, फ्रिक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स। तो इसको एफ आर चला रहा होगा, कितने एक्सेलरेशन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नो स्लिपिंग मतलब साथ चल रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन। वेरी गुड, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया। तो बोलो एफ आर का वैल्यू आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, चॉइस ए, चॉइस ए। 2 इंटू ए का वैल्यू है 3, तो प्यारे बच्चों एफ आर का वैल्यू आ गया है 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। क्या ये 6 न्यूटन हर समय लग रहा है, नहीं, ये उस समय पर लग रहा है जब तक वो साथ है, जब तक वो साथ है। अरे जब साथ रहेगी नहीं तो क्या दोनों के बीच में फ्रिक्शन रहने वाला है, समझ गए बात को। हाँ सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 18 न्यूटन लगा तब जाके दोनों का फ्रिक्शन कितना आया, 6 न्यूटन, यस और नो। अगर ये वैल्यू 5 न्यूटन होती, फील करो, ये वैल्यू 5 न्यूटन होती, तब भी क्या इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन 6 न्यूटन होता, समझ रहे हो। लास्ट अगेन, अगर ये वैल्यू कम होती, 5 होती, तो क्या भी इन दोनों के बीच तक 6 न्यूटन होता, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखो ना, एक्सेलरेशन बड़ी फोर्स पे डिपेंड है, और ये एक्सेलरेशन यहाँ काम में आ रहा है, तो मैथमेटिकली भी समझ आ रहा है। नो, ये सारा जो फ्रिक्शन है ये अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगा, अप्लाइड फोर्स पे, अप्लाइड सेल्फ एडजस्टिंग। वेरी गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं इसको दूसरी मेथड से भी समझाता हूँ, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको दूसरी मेथड से भी समझाता हूँ। दूसरी मेथड मतलब वही है, सिर्फ एफबीडी एक बढ़ा देता हूँ मैं, कर लिया, ले लिया भाई, ओके। चलो अब मैं इसको प्योर एफबीडी वाली मेथड से सिखाता हूँ। वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें तो कंटिन्यूअस ब्लॉक के प्रॉब्लम सिखाए थे ना, एक बार शॉर्टकट से सिखाया था, एक बार सभी का एफबीडी ड्रॉ करके सिखाया था, वैसे ही देखो, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो कैसे। पहले मैं 2 kg का एफबीडी ड्रॉ करता हूँ, 2 kg का, देखो अभी तो किया था मैंने। अब मैंने ए वे कैलकुलेट नहीं किया, ए का वैल्यू नहीं निकाला है, 2 kg, 2 kg को कौन चला रहा है, तो मुझे पता है फ्रिक्शन चला रहा है, कितने एक्सेलरेशन के साथ, कॉमन एक्सेलरेशन के साथ, दोनों की वैल्यू सेम, इसका वैल्यू ए ले लिया, तो बोल प्यारे बच्चे इसका वैल्यू क्या बना, एफ आर इज इक्वल टू टॉइस ए, हाँ या ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड, 4 kg का एफबीडी ड्रॉ करता हूँ मैं, तो बोलो भैया 4 kg को कौन चला रहा है, 4 kg को 18 न्यूटन चला रहा है, और जब हम ये 18 न्यूटन से उसको खींचेंगे तो हमें कौन अपोज करेगा, ए और बी के बीच का फ्रिक्शन, ए और बी के बीच का फ्रिक्शन अपोज करेगा,
इक्वल एंड अपोजिट। ये देखो 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 देखो, फिर भी ब्लॉक कहाँ जाएगा, राइट साइड में, कितने एक्सेलरेशन के साथ, कॉमन एक्सेलरेशन। क्लियर। बड़ा कौन है, बड़ा फोर्स 18 न्यूटन माइनस छोटा कौन है, एफ आर है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो भैया इस रिएक्शन में किसी को डाउट, एनी डाउट इन दिस रिएक्शन? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा। ऊपर से एफ आर का वैल्यू रख देंगे, 18 माइनस एफ आर का वैल्यू टॉइस ए है, इज इक्वल टू 4a। फिर से a को इधर भेजा और a कैलकुलेट किया तो देखो आंसर वही आया। क्या तुम्हें यह बात समझ आई? बोलो बोलो बोलो। पिछले ट्रिक में मैंने ये पहले कैलकुलेट कर लिया था डायरेक्ट डायरेक्ट, ये उसकी प्रोसीजरल मेथड है, समझ गए? तो ये एफबीडी वाली मेथड है कि दोनों का अलग अलग एफबीडी ड्रॉ करना, और एफबीडी समझ आ गया अब तुम्हें। देखो 2 kg को एफ आर चला रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और 4 kg को हम चला रहे हैं, देखो 18 न्यूटन। तो मैं जब 18 न्यूटन से इसको खींचूंगा तो मुझे ये हेवी हेवी लगेगा, भारी भारी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 2 kg बैठा है। 2 और 4 के बीच का फ्रिक्शन हमें अपोज करेगा, तो देखो यहाँ अपोज कर रहा है, और मैथमेटिकली तुम्हें दिखाई दे रहा है दिस फोर्स शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। ये देखो इन दोनों के बीच का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ये देखो ये देख रहे मेरे हाथ घिस रहे हैं एक दूसरे पे, इक्वल एंड अपोजिट। तो बड़ा फोर्स 18, छोटा फोर्स एफ आर, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। ये एफबीडी वाली मेथड है, दैट्स इट। 2a को इधर भेजेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 18, a का वैल्यू 3। और जैसे ही ये वैल्यू आ गया है यहाँ रख दो, यहाँ रख दो ये वैल्यू को, तो एफ आर हो जाएगा ट्वाइस ए, 2 इंटू 3। अभी 5 मिनट पहले तुमने चेक किया होगा, 6 आंसर आ रहा था इसका। ये सर ना, ठीक है भाई। तो तुम्हें जो मेथड अच्छी लगे तुम इससे सॉल्व कर सकते हो। एनी डाउट हियर?